गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है वह तार एवं केबल का चल रहा है। तो हम तार और केबल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि तार और केबल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि हमको बेसिकली चालक, कुचालक, अर्धचालक की ज़रूरत पड़ेगी। जो वैद्युतिक पदार्थ होते हैं वे चालक, अचालक और अर्धचालक होते हैं। तो हमने चालक के बारे में पढ़ा कि चालक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से चालक, क्या उनकी जो है चालकता होती है, क्या उसका चालकता का क्रम होता है, ठीक है ना। कौन अच्छे चालक होते हैं, कौन खराब चालक होते हैं, एक किसी पदार्थ में चालकता के गुण होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक। तो हम उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने जिक्र किया, ठीक। आज हम पढ़ेंगे अचालक। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह चालक पदार्थ होने के लिए किसी भी पदार्थ के परमाणु में उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होनी चाहिए, उसी तरह से अचालक पदार्थ के लिए भी वही चीज़ होनी चाहिए कि किसी पदार्थ में अचालकता के लिए क्या होना चाहिए कि उस पदार्थ के परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या नगण्य या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संख्या उनकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरा अपना अष्टक पूरा किए होना चाहिए और कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, वह अचालक कहलाता है। मतलब फिर से हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, समझिएगा। ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नगण्य के बराबर होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वह क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है, ठीक। एक अच्छे अचालक के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, ठीक है ना भाई। कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी एक अच्छे अचालक के। जैसे हम बात करें कि कौन कौन से अचालक हैं, कुछ आप अपने घर के आसपास देखिए, आपके घर के आसपास ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। चलिए, कागज होता है, ठीक है ना। फिर लकड़ी होती है, आपके घर पे लकड़ी भी है, कागज भी है, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। पर क्या इनको हम किस श्रेणी पे रखें, क्या ये सभी बराबर हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ तरह तरह के हमने बताए कि प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, लकड़ी होता है, पेपर होता है, पॉलीथीन होती है, तो क्या ये सब बराबर हैं या कि इनका भी कोई क्रम है। चालकता, जैसे चालकता का क्रम होता था कि चांदी सबसे अच्छा चालक होता है और उसके बाद तांबा होता है, सोना होता है और एल्यूमिनियम होता है। इस तरह से जैसे उनका चालकता का क्रम है उसी तरह से भी अचालकता का भी क्रम है, या कि फिर ये सारी चीज़ें, चाहे आप लकड़ी ले लो या कि आप रबड़ ले लो या कि आप वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर ले लो या कि फिर आप प्लास्टिक ले लो, गट्टा पच्चा ले लो, या कोई भी चीज़ें, एनिमेल्ड वगैरह जो भी चढ़ा रहता है, वार्निश वगैरह, लिक्विड वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्या यह बराबर है या कि फिर इनका भी कोई क्रम है, ठीक। तो बिल्कुल भी ये बराबर नहीं है। अचालकता का भी एक क्रम होता है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। किसके हिसाब से, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हैं, किलो वोल्ट पर एमएम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम किससे लिखते हैं, किलो वोल्ट पर एमएम लिखते हैं, ठीक। तो हम इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लेते हैं। बच्चों, जिस तरह से चालक जो होते थे, चालक का वर्गीकरण हमने जब किया था तो हमने बताया था कि कुछ ठोस चालक होते हैं, कुछ द्रव्य चालक होते हैं, कुछ गैसीय चालक होते हैं। ठोस चालक में हमने बताया था कि जो अपना आकार नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड होते हैं, जैसे सोना, चांदी, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब ठोस चालक के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं द्रव्य चालक, तो पानी हो गया, ठीक है ना, और तो ये भी द्रव्य चालक के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं गैसीय चालक, तो गैसीय चालक कौन से होते हैं, तो देखिए कोई भी गैस क्या होती है, कुचालक होती है। जब हम उसमें कुछ लवण मिला देते हैं तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और वह चालक की तरह बिहेव करती है। तो जो भी गैसीय चालक होते हैं वह हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक ना, आर्गन हो गया, यह गैसीय चालक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं, हम जो कि पढ़ रहे हैं अचालक या कि कुचालक, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, कुचालक, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता वह कुचालक कहलाते हैं। और कुचालक के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ कुचालक तब होगा जब उसके परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह नगण्य होगी, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होगी। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वह चालक बन जाएगा। तो कुचालक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और उस पदार्थ में
क्या होता है, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, उसकी जो संख्या है वह नगण्य होगी। ठीक, तो वह अचालक कहलाते हैं। अचालकता को हम किससे लिखते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से लिखते हैं। हर एक पदार्थ जो अचालक पदार्थ है उसका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि वह सहनशीलता वोल्टेज को, यहाँ पर क्या लिखा, किलो वोल्ट, मतलब यह वोल्टेज को कितना सहन कर सकता है। तो हम इसका मेजरमेंट कुछ किलो वोल्ट पर एमएम के हिसाब से कर रहे हैं कि यह 1 mm डिस्टेंस में कितने किलो वोल्ट का मेजर को सहन कर सकता है, इसीलिए हम इसके कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो ये, उसका मतलब इसकी कुचालकता की सहनशीलता, मतलब इसमें कब तक यह कोई भी अचालक कब तक अचालक बना रहेगा उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अभी तो मैं खड़ा हूँ जनरली, पर अगर हवा का झोंका आए तो हो सकता है मैं, हल्का सा हवा का झोंका आए तो मैं स्थिर खड़ा रहूँगा, पर यदि कोई बहुत ज़्यादा तूफान आ जाएगा तो मैं इधर को गिर जाऊँगा। तो ये मेरी क्या थी, जब तक मैं खड़ा था तो वह मेरी स्ट्रेंथ थी। जैसे ही कुछ ज़्यादा हवा का झोंका आया तो मैं इधर की ओर गिर जाऊँगा, तो वह क्या है, हमारी क्या था, उतना ही तक स्ट्रेंथ थी, फिर उसके बाद मैं क्या हो जाऊँगा, गिर जाऊँगा। उसी तरह से कोई भी अचालक पदार्थ की एक स्ट्रेंथ होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, और वह किलो वोल्ट पर एमएम पे होती है। ठीक है ना, और यदि हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह अचालक सुचालक में बदल जाएगा। ठीक, तो इसका भी वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अचालक कौन से कहलाते हैं, जैसे माइका हो गया, ठीक है ना, पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक, रबर हो गया, VIR हो गया, ये कांच, क्राउन कांच। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ग्लास होता है, ठीक है ना, जो ग्लास होता है वह कुचालक होता है, यानी कि अचालक होता है, और जो लेड यानी कि शीशा होता है वह सुचालक होता है या चालक होता है। तो ये धोखा मत खाइएगा कि जो शीशा होता है वह सुचालक होता है, जो कांच होता है वह कुचालक होता है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, क्वार्ट्ज, पोर्सलीन, ये सब अचालक हैं, और कौन से, ठोस अचालक हैं। अब गैसीय अचालक की, अगर द्रव्य अचालक की हम बात करें तो खनिज तेल हो गया, ठीक ना, जो तेल ट्रांसफार्मर ऑयल में डाला जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको नाम से आप जानते हो, जिसका उपयोग हम ड्यूअल स्टार्टर में, स्विच वगैरह में, सर्किट ब्रेकर में और आपके ट्रांसफार्मर में हम करते हैं, वह विद्युत का सुचालक होता है। उसको वह जो है तो लिक्विड अचालक है, लिक्विड इंसुलेटर है, जो ट्रांसफार्मर में क्या करता है, एक तो कूलिंग का काम करता है और 2 वाइंडिंगों के बीच सेपरेशन का काम करता है। ठीक, तो उसकी भी जो स्ट्रेंथ होती है वह किलो वोल्ट पर एमएम में होती है, और समथिंग 30 किलो वोल्ट से लेके 40 किलो वोल्ट पर एमएम तक होती है। ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल पड़ा रहता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी है। इससे ऊपर यदि वोल्टेज हो जाएगा 30,000 वोल्टेज से ऊपर, 40,000 वोल्टेज से नीचे तक, तो वह तेल सहन करके रखेगा, मतलब वह तेल कुचालक नहीं, सुचालक नहीं बनेगा, वह डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर अगर वोल्टेज है। यदि 50 किलो वोल्टेज आ गया तो यह जो है तेल क्या हो जाएगा, हीट होके बर्न हो जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यानी कि वह इंसुलेटर की जो है था तेल, वह क्या करने लगेगा, वह कंडक्टर की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक, तो कोई भी चीज़ है उसकी स्ट्रेंथ तक ही वह रहता है। स्ट्रेंथ के ऊपर अगर हम उस चीज़ के ऊपर कोई भी हम अप्लाइड कर देंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, अब कुछ गैसीय अचालक होते हैं, जैसे शुष्क ड्राई हवा हो गई, ठीक ना, गैसीय अचालक के अंतर्गत आता है। ड्राई एयर हो गई, फिर गैसीय अचालक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसीय अचालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि हर अचालक पदार्थ जो होता है उसमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अचालक या इंसुलेटर में विद्युत किसका, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक, नहीं होता, होता है, नहीं होता। ठीक, अचालक विद्युत का प्रवाह नहीं होता, पर कब तक नहीं होता, उसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है।
उसे हम क्या कहते हैं, हर एक अचालक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। हम जनरली यह कह देते हैं कि अचालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, पर कब तक नहीं होता, जब तक वह स्ट्रेंथ के अंदर ही आता है, उसमें कोई भी चीज़ आरोपित होती है, वोल्टेज आरोपित होता है, तो तब तक। अगर हम स्ट्रेंथ के ऊपर हो जाएगा तो उसमें कुछ उस अचालक पदार्थ में भी विद्युत का चालन हो जाएगा। चलिए हम उसका एक उदाहरण आपको बताते हैं, आपको भली बात समझ में आएगा। बच्चों आपने देखा होगा कि यह एक पोल होता है, ठीक है ना, मान के चलिए यह एक आरसीसी पोल है जो आपके घरों में रहता है, ठीक। अब इसमें एक जो है तो एफ ब्रैकेट लगा हुआ है, या कि इसमें चलिए इस तरह से ठीक ना, इसमें इस तरह से क्या है, ये ओवरहेड लाइन जा रही है, ठीक है ना, ओवरहेड लाइन जा रही है। इसको हम थोड़ा सा छोटे रूप में बताऊंगा मैं। जैसे ये पोल है, यह पोल है, ठीक है ना, ठीक। अब ये क्या है, ये लाइन जा रही है। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक वायर लगी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये ग्राउंडेड होते हैं पोल सभी, इसमें एक वायर लगी होती है, हम इसको कहते हैं स्टे वायर, ठीक। पर कभी किसी वायर पे देखे होंगे आप कि यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एग इंसुलेटर कहते हैं, या गाय इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक ना बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि यह पोल है, इस पोल पे कभी भी अगर लीकेज करंट यहाँ पर आता है तो ये इंसुलेटर लगा रहता है, और यहाँ पर कोई भी क्या है ना, कोई भी तार नहीं लगी रहती, एक सिरे पे इधर रहता कंडक्टर, दूसरे सिरे पे यहाँ रहता है। तो देखिए कोई भी लीकेज करंट आता है तो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता। हो सकता है कि यहाँ कोई व्यक्ति इसको हाथ से पकड़ ले तो भी उसको झटका नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि करंट यहीं तक आया, नॉर्मल वोल्टेज है। जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई लाइन है 33 kV की लाइन है, या कि 11 kV की लाइन है, चलिए छोड़िए, 11 kV की लाइन अगर ये है और यहाँ पर अगर लीकेज करंट आ गया तो यहीं तक रहेगा। ये करंट आएगा तो जरूर, मान लीजिए यहाँ से लीकेज करंट आ रहा है यहाँ तक, मगर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अगर इसको टच भी करता है तो इसको कोई भी झटका नहीं लगेगा। तो इसी तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। यह क्या है, अचालक है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता। पर जब कभी भी अचानक क्या होता है, आसमान से बिजली चमकती है, क्या होता है बच्चों, आसमान से ये बादल है और यहाँ से जब बिजली चमकती है, ठीक, और यहाँ पर बिजली गिरती है, ठीक, तो ये यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो बहुत होता है, क्या, कितना, लाखों करोड़ों वोल्टेज होता है, ठीक है ना, लाखों वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, ठीक ना। एक क्लाउड है, बादल है। अब वहां से जब लाइटिंग फिनोमिना होता है, जिसे आप गाज बोलते हैं, ये लाइटनिंग है, ये लाइटनिंग है। जब लाइटनिंग किसी भी तार पे गिरती है ना, तो इसे हम सर्ज करंट कहते हैं। अचानक से खूब ज्यादा वोल्टेज बढ़ता है, उस दरमियान पे क्या होता है, यह इंसुलेटर क्या कर जाता है, चूंकि इसका ये पोर्सलिन का बना होता है इंसुलेटर, यानी अचालक, इसका क्या था, अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था कि इतना ही वोल्टेज को यह सहन कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ कितना था, 33 किलो वोल्टेज तक सहन कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ तो लाखों वोल्टेज आ गया, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि यहाँ 1 लाख अगर वोल्टेज आ गया, कितना आ गया, 1 लाख वोल्टेज आ गया, 100 kV आ गया, मान के चलिए यहाँ पर कितना वोल्टेज आ गया, 100 kV आ गया सर्ज करंट के कारण। तो यह इंसुलेटर किस में बदल जाएगा, कंडक्टर में बदल जाएगा, और सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन पे, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंसुलेटर दोनों तरह का काम करता है। एक तो हमारी लाइनों को लाइटनिंग के समय पे सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा
क्या है कि यह लीकेज करंट को रोक करके हमको शॉर्ट सर्किट होने से हमको करंट लगने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये फॉल्टी कंडीशन पे भी काम करता है, फॉल्ट को रोकने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ओवर करंट जब आता है, सर्ज करंट को भी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, यानी कि सर्ज करंट को ग्राउंड कर देता है, ठीक ना। इसको हम कहते हैं ग्राउंड। और यहाँ से कुछ समय के लिए हाई सर्ज करंट आता है जिससे ये ग्राउंड हो जाता है और हमारे सिस्टम को नुकसान नहीं हो जाता है। हालांकि जो हमारे सब स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ सर्ज अरेस्टर भी बनाए जाते हैं, ठीक ना। सर्ज अरेस्टर्स रहते हैं और भी बहुत सारी सुरक्षात्मक युक्ति लगी रहती हैं। ब्रेक डाउन के लिए अब सर्किट ब्रेकर रहते हैं जो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक। तो मगर हर एक पोल पे एक क्या लगा रहता है, आपने जनरली इसको देखा होगा, आपके घर के आसपास है तो ये स्टे वायर है और स्टे वायर पे इस तरह का इंसुलेटर जरूर लगा रहता है। तो यह लाइटनिंग के समय भी प्रोटेक्शन देता है, उस समय पे यह चालक की तरह बिहेव करता है और यहाँ से यहाँ तक करंट क्या हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है, ठीक ना। एक अरेस्टर की भांति कार्य करता है, लाइटिंग अरेस्टर की तरह और लाइटनिंग अरेस्टर की तरह। और दूसरा यह जो है, तो अगर कम वोल्टेज का लीकेज करंट है तो यह करंट को यहीं पर रोक देगा, ठीक, जिससे हमको शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। तो आशा करता हूं यह अचालक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा कि अचालकता का भी एक क्रम होता है और वो क्रम कैसे होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अनुसार होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें माइका, ये इसको हम अभ्रक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभ्रक। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 20 से 60 kV पर mm। कितना होता है, सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाता है क्या, माइका। तो वैसे तो ड्राई एयर होती है, आपके बुक में भी दिया है कि ड्राई एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर है, मगर ड्राई एयर ड्राई कहाँ रह पाती है, वो उसमें नमी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो सबसे अच्छा इंसुलेटर माइका माना जाता है, अभ्रक माना जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 60 kV होता है। तो इसको सबसे पहली श्रेणी में रखना चाहिए, ठीक। फिर VIR क्या है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, यह भी एक अच्छा क्या होता है, यह भी एक अच्छा कुचालक है और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 से लेके 50 kV तक, ठीक है ना। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर जो होती है उसको क्या किया जाता है, जो साधारण रबर, प्राकृतिक रबर जो हमको पेड़ों से प्राप्त होती है, उसको हम ऊष्मीकृत करके उसमें गंधक और उसमें क्या मिला देते हैं, हम उसमें मिला देते हैं गंधक मिला देते हैं और उसमें जिंक ऑक्साइड मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, गंधक और जिंक ऑक्साइड। उसके द्वारा हम VIR जो है तो तैयार करते हैं, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, VIR रबर तैयार करते हैं, जो एक अच्छी रबर मानी जाती है। इसका उपयोग केबल के चारों ओर किया जाता है, क्योंकि हम तार केबल पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो ये सब इंसुलेटर्स हैं, अचालक पदार्थ हैं, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये VIR हो गया, इसका इस्तेमाल केबल के ऊपरी आवरण को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं PVC, पॉलीविलियन क्लोराइड, ठीक है ना। तो PVC इसका भी जो है तो यहां पर देखिए, ठीक, देखिए तो ये PVC है, ये भी एक अच्छा जो है तो कुचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, जिसका उपयोग केबल के चारों ओर जो है तो इंसुलेटर कोर को कवर करने के यूज किया जाता है। क्योंकि जो केबल होती है ना, ये देखिए ये केबल हो गई, अब मान के चलिए ये 2 कोर की केबल है, कितने कोर की केबल है, 2 कोर की केबल है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये कोर हो गया, ये क्या है, कोर, यानी कि ये चालक है। इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये क्या कहलाता है, ये इंसुलेटर कहलाता है, यानी कि ये PVC का बना होगा, ठीक है ना, रबर PVC का बना होता है। फिर इसके ऊपर क्या होती है, इसको हम कहते हैं कोर, ये होता है हमारा इसका इंसुलेशन, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है। फिर लेड सीट होती है, लेड सीट,
ठीक ना। यहाँ पर कौन सी शीट होती है? लेड शीट। अब लेड क्या होता है? शीशा होता है, और जो शीशा होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए हम लेड शीट लगाते हैं। और इस तरह की केबल का उपयोग हम केमिकल वाली जगहों पे, और मौसम के इफेक्ट को रोकता है, ठीक है ना, मौसम के प्रभाव को यह लेड रोकता है, तो हम लेड लगाते हैं। फिर लेड के बाद हम क्या लगाते हैं? बेडिंग। क्या करते हैं? बेडिंग। बेडिंग किसकी की जाती है? जूट वगैरह की जाती है, ताकि बेड माने बिस्तर, और यह गद्दीदार बन जाए यह केबल। बेड के बाद आर्मरिंग करते हैं। आर्मरिंग में आर्मेड वायर यूज करते हैं, छिलका वाली तार इसके चारों ओर लगाई जाती है, ताकि केबल को मैकेनिकली स्ट्रेंथ दी जा सके, ठीक है ना। फिर इसके बाद सर्विंग करते हैं, ठीक। तो ये केबल होती है जिसपे चारों तरफ ये स्टेप होते हैं, और इस तरह से इनमें कौन कौन से अचालक पदार्थ का यूज करते हैं ये आपने यहाँ पर देखा, ठीक। अब हमने क्या देख लिया? अचालकता का क्रम वह डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अनुसार होगा, और आप सारे अचालक पदार्थों को अपने बुक से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तापमान के आधार पे अचालक पदार्थ। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अनुसार अचालकता का क्रम देखा, अब हम तापमान के आधार पे क्या देखेंगे? तापमान के आधार पे अचालकों का वर्गीकरण, ठीक है। तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण, ठीक है ना बच्चों। तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण तो कौन कौन सा होता है? देखिए, बाई ए, ठीक, फिर BF, ठीक, और यहां हम लिख देते हैं H और C। ये है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। इसका तापमान अलग होता है। देखिए ये 90 डिग्री सेल्सियस तक को हम इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक। अब देखिए तापमान के आधार पे अचालकों का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण है। बाई टाइप का अचालक, ए टाइप का चालक, ई टाइप का चालक। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि अभ्रक किस तरह के अचालकों के अंतर्गत आता है, बाई ए ई बी एफ एच सी, जब हम इसको समझेंगे तभी हम इसको सही आंसर कर पाएंगे। तो 90 डिग्री सेल्सियस में बाई टाइप के अचालक आते हैं, और 105 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ए टाइप के, 120 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ई टाइप के, 130 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत बी टाइप के, ठीक, और 135 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत एफ टाइप के, और 155 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत एच टाइप के, और 200 डिग्री, 220 डिग्री और 250 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत किसमें? सी टाइप के कुचालक आएंगे। तो अगर आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है, अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे कि बाई टाइप में क्या आता है, जैसे कि हम आगे की क्लास में आज आपको बताएंगे। आज ज़्यादा लंबा वीडियो बना जा रहा है कि इसमें कौन कौन से कुचालक पदार्थ आएंगे। जैसे कि मैं कुछ नाम बताऊंगा, रबर आएगा, कि जूट आएगा, कागज आएगा, कौन कौन सा कुचालक पदार्थ आएगा, ठीक। तो उसको हम 22 श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इसमें तापमान सहन करने की जो क्षमता है वो 90 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत है, ठीक है ना। तो जितने भी कुचालक बच्चों होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है ना, जूट हो गया, कागज हो गया, रबर हो गया, ये सारे कुचालकों का तापमान सहन करने की जो क्षमता है, तो कौन से कुचालक की कितनी क्षमता है। जैसे पोर्सिलीन वगैरह की हम बात करें, जिसके इंसुलेटर बनाए जाते हैं, जिसके ओवरहेड लाइन में जो इंसुलेटर लगे रहते हैं ना, चीनी मिट्टी के जिनको आप कहते हो जनरली, तो वो जो है, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? ये सी श्रेणी में, सबसे ज़्यादा तापमान सहन करने की उनमें क्षमता होती है। अभ्रक, माइका भी सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये वर्गीकरण डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि अगर किसी भी अचालक का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस से सहन करने की क्षमता कितना है, अगर किसी भी अचालक पदार्थ की 130 डिग्री सेल्सियस सहन करने की क्षमता है, तो वह किस श्रेणी में आएगा। तो आपसे यह टेबल बननी चाहिए, तो वह श्रेणी बी में आएगा, ठीक है ना। तो यह सारणी को आप अपने भली भांति बुक से देख के याद कर लीजिएगा, ठीक। और हम कल इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों को भी बताएंगे,
तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण हुआ। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप अपने घर पे रिवीजन भी करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, हम आगे फिर से मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे वैद्युतिक तार। अब हम चूंकि तार केबल पढ़ रहे हैं तो हम स्पेशली तार के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक करके केबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम उसके पदार्थों के नेचर के बारे में पढ़े, कुचालक है, अचालक है, इन पदार्थों के, क्योंकि तार और केबल बनाने के लिए भाई चालक और कुचालक का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। तो कौन से कुचालक का इस्तेमाल होता है, कौन से कुचालक का कितना नेचर होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, कितना उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, कितना उसका जो है तो कंडक्शन स्ट्रेंथ होता है, चालकता का क्रम क्या होता है, कितनी अच्छी उसकी रजिस्टिविटी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता का क्रम क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को हमने जाना और समझा। ठीक, फिर हम कल से हम पढ़ेंगे वैद्युतिक तार, इलेक्ट्रिक वायर के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक एक करके हम वर्णन करेंगे। तो आप उसको समझिएगा, तब तक ये पीछे का आप रिवीजन करिए ताकि हम जल्द से जल्द तार एवं केबल चैप्टर को समाप्त कर सकें। धन्यवाद।